अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी विक्रम सिंह साहब, जो कि एक्स डीजी यूपी पुलिस भी रहे हैं और यूपी से क्योंकि मेरा भी कुछ ताल्लुक रहा है, तो बहुत उनसे बात करके हमेशा फैमिली वाली फीलिंग आती है। थैंक यू सो मच सर कि आज हम आए। गॉड ब्लेस यू चलिए। आरजू जी, आपने बजा फरमाया। आप पुराने इलाहाबाद मौजूदा प्रयागराज की आप रहने वाली हैं। आपका ताल्लुक वहीं से है, और चूंकि मेरा भी ताल्लुक इलाहाबाद तब का और आपका प्रयागराज से है, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक खास एक अटैचमेंट हो जाता है। और बड़ा उम्दा टॉपिक है, तो वालेकुम सलाम, जय हिंद। और बिल्कुल। बिस्मिल जी। सर हम बात करेंगे वही मुख्तार अंसारी की। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग बड़े कंफ्यूज हैं पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत से भारत से ऐसे लोग हैं जो उसको फेवर कर रहे हैं और बड़ा अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं और उसके बारे में लिख भी रहे हैं। तो आखिर कौन था ये मुख्तार अंसारी, और क्रिमिनल भी कहा जाता है इसको, कुछ बताइए हमें इस बारे में। आरजू साहिबा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। और इन लोगों से, चूंकि जैसा आपका शो और प्रोग्राम से जैसे आप वाबस्ता हैं, मैं उसी तरीके से क्राइम, डॉन, माफिया और अंडरवर्ल्ड से मेरा ताल्लुक रहा है 36 साल पुलिस की मुलाजमत को लेकर के। आपने सही सवाल किया। ये हजरत हैं कौन? इनकी फैमिली बड़ी उम्दा थी, लेकिन हर फैमिली में कोई जरूरी नहीं है कि डिप्लोमेट हो जाए या ब्रिगेडियर उस्मान साहब, मेजर जनरल उस्मान हो जाए, जो हमारे देश के गौरव थे, वो शान थे हिंदुस्तान के। लेकिन ये हजरत 63 साल की उम्र में इनकी मौत हुई। बताया जाता है कि दिल के दौरे से, लेकिन लोग कहते हैं कि इनकी स्लो पॉइजनिंग हुई। हम लोग शुरू से करते हैं। तो आरजू साहिबा, अगर आप इस पे गौर करें कि मुख्तार अंसारी की उम्र 63 साल थी जब वो मरे, और सन 78 में पहला एक मामूली मुकदमा उनके खिलाफ लिखा गया। यानी पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं कि ये लड़का कितना ज़हीन है, आगे चल के कितना ये खानदान का नाम रोशन करेगा। तो जब 18 साल की उम्र में गालिबन समझ लीजिए कि एफआईआर शुरू हो जाती है, उसके बाद इसका ये गैंग बनता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम ये है कि गैंग को एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो इस गैंग का नाम था IS 192, इंटरस्टेट, यानी इंटरस्टेट गैंगस्टर ये था, 192। और एसटीएफ इसके पीछे लगी थी। और ऐसा कोई नॉर्थ इंडिया का गैंगस्टर नहीं था जो इससे साथ जुड़ा हुआ नहीं था। ये पॉलिटिक्स में आया, क्योंकि छोटा मोटा क्रिमिनल रहता है तभी तक क्रिमिनल रहता है। उसके बाद जब करोड़पति हो जाता है तो पॉलिटिक्स में आ जाता है। अब हम बात आते हैं कैसे क्राइम, कास्ट और पॉलिटिक्स, तीनों चीजों का एक ऐसा एक बन गया, एक डिश तैयार हो गई कि क्रिमिनल और वॉरलॉर्ड और माफिया तो था ही, पॉलिटिक्स में भी आया। ये 5 बार इलेक्शन जीता है असेंबली का, और 3 बार जेल के अंदर रहते हुए जीता है। इसकी मामूली कोई हैसियत थोड़ी ही थी, बहुत बड़ी हैसियत थी। इसके 2100 कारोबार सरकार ने अभी बंद किए हैं। 586 करोड़ के इसके एंटरप्राइज और इसके कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर जो सरकार ने जब्त किया है। और इसके गैंग में इसके ऊपर 66 मुकदमे थे, और कोई भी छोटा मोटा मुकदमा नहीं था। मुकदमे ऐसे थे जैसे कत्ल, ठेके पर कत्ल करना, जबरदस्ती पैसा वसूलना यानी एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मर्डर्स, किडनैपिंग फॉर रैंसम। ये ऐसा कोई जुर्म नहीं था जो कि इसने न किया हो। फर्जी लाइसेंसेस वगैरह बनवा लेना। अभी भी इसकी बीवी आशफा जो है, 75,000 का इनाम उसके ऊपर है, और वो अभी अंडरग्राउंड है, दस्तयाब नहीं हुई है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के ऊपर अगर आप आए, तो शुरुआत ऐसे होती है कि ये ठेके वगैरह ईस्टर्न यूपी में, गाजीपुर के लोकेशन आपको मैं बता दूं। आप प्रयागराज से थोड़ा और पूरब चलिए तो बनारस आता। बनारस के बिल्कुल गंगा जी के एक तरफ गाजीपुर है। तो गाजीपुर एक बहुत मशहूर शहर है, वहां के लोग फौज में भी जाते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हामिद अंसारी साहब वहीं के रहने वाले थे, और इनके खानदान से उनका थोड़ा ताल्लुकात भी थे। और हवलदार अब्दुल हमीद वगैरह भी जो हैं, इसी यहाँ के तो नहीं थे, लेकिन हाँ, आजमगढ़ के थे हमारे हवलदार अब्दुल हमीद, जो परमवीर चक्र थे, जो 65 की जंग में अब्दुल हमीद साहब को परमवीर चक्र, जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है। तो गाजीपुर के रहने वाले ये जो हजरत थे, बनारस में कारपेट एक्सपोर्ट बहुत होता है, और वहां के लोग बड़े अरबपति हैं। गली गली में आपको मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू दिखाई पड़ेगी। इनका एक गैंग मेंबर था मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी ने एक कारपेट एक्सपोर्टर, जो कि बड़े एक्सपोर्टर थे और सस्ते पे, तैयार रखो, तो
कारपेट एक्सपोर्टर ने कहा कि मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, रकम बहुत बड़ी है, कुछ इंतजाम कर लेने दीजिए। अच्छा, कारपेट एक्सपोर्टर चूंकि बड़े आदमी थे, उनके ताल्लुकात थे, तो उन्होंने बड़े अफसरान और पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन वालों से बातचीत की। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बेफिक्र, जैसा कि कहते हैं इंतजामिया कहती है आप बिल्कुल बेफिक्र है, आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। तो सेठ जी यानी कारपेट एक्सपोर्टर मुतमईन हो गए कि अब वो बिल्कुल महफूज है। खैर 48 घंटे बाद मुन्ना बजरंगी का फिर फोन आता है और 50 गाली उसने सुनाई उसको कि अब तुम अपने लिए ब्लैक कैट कमांडो, सीआरपीएफ, एसपीजी जो तुम्हें पैरामिलिट्री चाहिए लगा लो, और जब तुम समझ लो कि तुम पूरी तरीके से महफूज हो तब बता दो, तो मैं तुम्हारे घर में आकर के 25 गोली तुम्हारे सर में, तुम्हारे कलीजे में डाल दूंगा। और अब सेठ 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ लूंगा मैं। ये दबंगई थी मुख्तार अंसारी की। उसके बाद मऊ एक छोटा सा जिला है जो कट करके अलग हुआ है और उसमें कम्युनल राइट्स होते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो आप देखेंगे कि खुली जिप्सी में और पुलिस जो मुलाजिम है वो पीछे लटके हुए हैं और ये खड़े होकर के हथियार लहराते हुए टेलीस्कोपिक राइफल और मूछों पे ताव देते हुए घूम रहे हैं। दंगों में खुलेआम जब 144 सीआरपीसी लगी हुई है इस तरह से घूमना, जाहिर है कि इंतजामिया की खुली छूट की वजह से इसको इतनी मार्जिन मिली कि ये बेखौफ होकर के घूम रहा था। यहां तक बात होती है और उसके बाद फिर एक वाकया होता है गालिबन 2008-2009 का कि योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जाते हैं और उन्हें कत्ल करने का पूरा इंतजाम 2 बसों में आग लगा करके उनके कैवलकेड के आगे और पीछे और पूरा हुजूम घेर करके उनके कत्ल करने के लिए बिल्कुल बेकाबू सा हो गया। खैर पुलिस बिल्कुल मौके पे आई, योगी जी को बिल्कुल बचाया, निकाला, कार्रवाई हुई, फायरिंग हुई और जो पुलिस का जो फर्ज था उन्होंने आरजू जी पूरा किया। अब इनके तौर तरीके जबरदस्ती धन वसूलना, दो हालांकि कत्ल अगर एक एक केस के ऊपर जाए तो कम से कम 10 शो करने पड़ेंगे। नंद किशोर रूंगटा मर्डर केस और कृष्णानंद राय मर्डर केस। कृष्णानंद राय खुद भी सिटिंग एमएलए थे और इनसे इनकी दुश्मनी थी। मुख्तार अंसारी ने कहा कि कृष्णानंद राय की गाड़ी चूंकि बुलेट प्रूफ है, तो बुलेट प्रूफ गाड़ी को छेदने के लिए और मारने के लिए कत्ल करना जरूरी है, ये लाइट मशीन गन होनी चाहिए। हालांकि आरजू साहिबा मुख्तार गैंग के पास AK-47, AK-56, SLR 303, ये कहिए 375 मैग्नम पिस्टल, 445 बोर कोल्ट पिस्टल, टेलीस्कोपिक साइट्स, नाइट विजन डिवाइस, ऐसी कौन सी चीज असलहा था जो कि मुख्तार गिरोह के पास नहीं था। तो LMG के लिए उन्होंने बड़ा एक नायाब तरीका अख्तियार किया। उनका जो गनर था, जो पुलिस वाला था, उसका भाई फौज में था, तो उनका अपने भाई से कहो कि एक LMG लूट करके फरार हो जाए फौज की और कारतूस लेकर के। तो मुन्नर यादव और बाबूलाल यादव ये 2 कर्मचारी थे। तो एक जिसमें फौजी था LMG लेके फरार हो गया, लेकिन तब तक शैलेंद्र सिंह डिप्टी SP थे बनारस में STF के। STF हमारे यहाँ वो फोर्स है जो सादे कपड़ों में रहती है और इसी तरीके की जो माफिया होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए खुफिया जानकारी लेकर के कार्रवाई करती है। शैलेंद्र सिंह को यह खबर मिल चुकी थी, उन्होंने छापा डाला और छापा डाल करके LMG बरामद की। LMG बरामद करने के बाद इन्होंने गिरफ्तारी की मुन्नर और बाबूलाल यादव के, और उनके ऊपर एक बहुत सख्त कानून हुआ करता था पोटा, तो पोटा के ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई की, मुख्तार के ऊपर भी लगाया। लेकिन तब जो सरकार थी उसने कहा नहीं, पोटा मुख्तार अंसारी के ऊपर नहीं लगेगा। मुख्तार अंसारी ने भी पैतरा ऐसा बदला अपना और ये कहा मैं LMG दस्तयाब थोड़े ही कर रहा था, मैं तो सरकार की खिदमत और इमदाद कर रहा था, उसको बरामद कराने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह रंजिशन मुझे फंसाने की नीयत से उन्होंने ये कार्रवाई की। बहरहाल बाबूलाल यादव और मुन्नर यादव तो गिरफ्तार होकर जेल चले गए। मुख्तार अंसारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और शैलेंद्र सिंह डिप्टी SP के ऊपर तब की सरकार ने ऐसा दबाव डाला कि उन्होंने शायद 10 फरवरी 2004 को उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जबकि बिल्कुल नौजवान थे, सिर्फ 10 साल की नौकरी थी और 25 साल की मुलाजमत उनकी बाकी थी। यहीं तक बात खत्म नहीं होती है। उसके बाद 10 मार्च 2004 को शैलेंद्र सिंह को एक अजीब से मामले में, कहते हैं कि DM ऑफिस में यानी कलेक्ट्रेट में एक वहां के सफाई कर्मी से चपरासी से FIR करवा के शैलेंद्र सिंह के ऊपर मुकदमा लिखा और इतना हैरस किया
कि वो बिल्कुल दिमागी तौर से बिल्कुल ये समझिए बेसुध हो गया। ये तो दबाव था, आप समझ सकती हैं कि एक क्रिमिनल के पीछे कितनी बड़ी ताकत और साजिश थी। इसके बाद हम बात आते हैं कि ये गाजीपुर जेल बैरक नंबर 10 में ये बंद होते थे। तो जेल है, कोई आरामगाह थोड़ी है। वहां मटर गश्ती या तफरी का तो रास्ता नहीं है। लेकिन चूंकि मुख्तार अंसारी रसूख वाले थे, तो 10 नंबर बैरक में सारे साजो सामान, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, खाने पीने का सामान, और चूंकि इन हजरत को ताजी मछली बहुत पसंद थी, तो एक तालाब खुदवाया गया इनके लिए, और उसमें मछली डाली गई, रोहू मछली, वो भी जो सबसे अच्छी मछली होती है। रोहू मछली उनके लिए दस्तयाब की, जब हजरत को तलब हो तुरंत ताजी मछली पकड़ के उनको पेश की जाए। बैडमिंटन कोर्ट तैयार किया, और बैडमिंटन कोर्ट में सिर्फ वहीं के मुजरिम और मुलजिम नहीं आते थे, कलेक्टर साहब वहां के आते थे, वो भी मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलते थे। जब कलेक्टर साहब ही आपके साथ खेलेंगे बैडमिंटन, तो किसकी हिम्मत है आपको रोके टोके? या जेल सुपरिटेंडेंट क्या कर लेगा आपका? बहरहाल जब सरकार और इंतजामिया बदलती है, तो मुख्तार को लगा कि यहाँ पर जो है खतरनाक हो गया मामला, तो पंजाब में अपने खिलाफ एक फर्जी मुकदमा लिखा है, और अपने को दिखा करके यहाँ से यूपी से चले गए पंजाब, और 2 साल पंजाब में इन्होंने वही ऐशो आराम किया जो यूपी में करते थे। और वहां की सरकार ने यूपी न भेजे जाने के लिए, गेस कीजिए आरजू जी, कितने पैसे खर्च किए सुप्रीम कोर्ट ने? 60 लाख रुपए खर्च किए कि मुख्तार जो उनका सरकारी दामाद है, कहीं ऐसा ना हो कि वहां यूपी चला जाए, क्योंकि पंजाब में तो तंदूर लगे हुए हैं, मुर्ग मुसल्लम खाना है, काला तीता खाना है, रोस्ट मछली खानी है, पॉपरे, वहां तो हर चीज दस्तयाब है। यहाँ मिलती उनको बासी रोटी और बैगन का भरता, और शाम को फिर वही लौकी का सालन और बासी रोटी। तो इससे अच्छा था कि यहाँ पर अपना इंतजाम करके इन्होंने, तो ये तो आप समझ सकती हैं कि सरकार के जरिए, कोर्ट क्राफ्ट के जरिए इन्होंने अपना इंतजाम बड़ा पुख्ता और बड़ा उम्दा करा रखा था। जब पंजाब से यूपी लाए जा रहे थे, तो ऐसा कहा जा रहा था, इन्होंने फिर यह कहा कि इनका कत्ल हो सकता है। बहरहाल महफूज तरीके से आए बांदा जेल में। इसके पहले भी 1 साल पहले इनकी बेगम और ये बैठे थे, और इनको हार्ट अटैक हुआ, तो इनकी बेगम को भी हार्ट अटैक हुआ। दोनों एक साथ अस्पताल में दाखिल हुए, दोनों का एक साथ इलाज हुआ, लेकिन वहां से बिल्कुल ठीक ठाक होकर के डिस्चार्ज हुए। अब जो मसला आता है रात के 8:25 पर, ये अपने सेल में गिरे थे, लोगों ने देखा, तुरंत इनको अस्पताल यानी मेडिकल कॉलेज बांदा में, वहां पर ले गए। मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज किया गया, देखा गया, लेकिन ये बचे नहीं। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है डेथ ड्यू टू शॉक बिकॉज ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, यानी हार्ट अटैक से मौत हुई है। और 3 डॉक्टरों ने इसको साइन किया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। अब ऐसे अगर जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत होती है, तो बहुत सीरियस मैटर है, और उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि एक मेडिसिनल जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, और इस केस में गरिमा सिंह जो जुडिशियल सीनियर एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो भी एक जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे। तो ये इंतजाम होते हैं। तो ये कह देना कि इनको दरअसल स्लो पॉइजनिंग कर दी गई। अब बांदा जेल में 900 कैदी रहते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से पूरे जेल की प्रेमिसेस सीसीटीवी से कवर्ड होती है, और मुख्तार अंसारी चूंकि हाई प्रोफाइल प्रिजनर थे, जो भी जेल वार्डन्स जाते थे इनकी लिए खाना लगाने या काम में, वो बॉडी कैमरास भी लेके जाते थे। तो एक तो सीसीटीवी, दूसरा बॉडी कैम्स, और अगर फूड पॉइजनिंग हुई थी तो सिर्फ मुख्तार अंसारी ही क्यों, फिर बाकी किसी कैदी को क्यों नहीं फूड पॉइजनिंग हुई? तो ये कह सकते हैं कि क्योंकि जहर सिर्फ मुख्तार अंसारी के खाने में मिलाया गया, उनके खाने में नहीं मिलाया गया। लेकिन चूंकि वो कर्मचारी, वो जो मुलाजिम है, सब बॉडी कैमरास पहनते थे, तो जब कभी कोई मिलाएगा तो वो चीज सामने आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, पोस्टमार्टम में आरजू साहिबा जो विसरा प्रिजर्व होता है कि अगर कोई भी टॉक्सिन होगा, पॉइजन होगा, तो वो विसरा से पता लग सकता है कि कोई टॉक्सिन या जहर पुरानी हुई है कि नहीं हुई, तो भी पता लग जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुख्तार अंसारी को 6 केसेस में सजा भी हो चुकी है, और 2 केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। तो इसको कहते हैं कि अगर जो ऑलरेडी पॉलिटिकली मर चुका है, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक जो इतनी बड़ी सजा पा चुका है, वो दोबारा इंतखाबात में शिरकत नहीं कर सकता है। तो जब इंतखाबात में शिरकत ही नहीं कर सकते, तो एक तरीके से आप वैसे ही अधमरे हो गए। ऐसी पोजीशन में क्यों कोई ऐसा सोचेगा भी? हालांकि मैं इसको बिल्कुल
नामुमकिन समझता हूँ कि कोई ज़हर खुरानी करेगा और क्यों करेगा। ज़हर खुरानी का मतलब आपको मालूम है, आपने पूरा ताना-बाना समझा हुँ। कि जेल का स्टाफ मिला हो, ज़हर लाने वाला मिला हो, खिलाने वाला मिला हो, जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करे वो मिले हों और वहाँ का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और जेलर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिले हों। तो इतनी बड़ी टीम तैयार करें और तब जाके ज़हर खुरानी करें, वो मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल ही मुमकिन नामुमकिन है। अब मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है इनको कह देना कि जब इनके जनाज़ों में जो हुजूम आया, इसके पहले भी जो दहशतगर्द मारे जाते थे, तो ये कोई अब ताज्जुब की बात नहीं है। तब भी इतने बड़े हुँ। और जो हमारे मुल्क की शान, जिनको हम सब लोग सलाम करते हैं, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके जनाजे में जाते हैं 22-25 लोग। तो हुँ। ये तो ज़हनियत दिखाती है कि जो क्रिमिनल माइंडेड है, उसकी क्या हुँ। अपील है। और वहाँ कह रहे हैं कि दरअसल मुख्तार मसीहा थे। किस बात के मसीहा थे? क्योंकि आपने जिनको कत्ल करने से पहले जिनकी खाल उतार करके आपने नदी में फेंक दिया, इसलिए आप मसीहा हैं। जिस तरीके से आपने कृष्णानंद राय के बदन से पोस्टमार्टम में 66 गोलियां निकली थी, उनका कत्ल किया, उनकी फैमिली से पूछिए, ये मसीहा हैं कि हैवान हैं? ये खुद बता देंगे बिल्कुल। कि और इतनी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है कि बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आरजू साहिबा, लेकिन जो पॉलिटिक्स की बात आती है, जो जो अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते आदमी कितना भी क्रिमिनल हो, अगर हमारा कमाऊ पूत है, अरबों रुपए कमा रहा है और कुछ रुपए इंतजामिया को पहुंचा रहा है और हमारे जरिए ये एक दो सीट मुस्तकिल कर लेता है, कन्फर्म कर देता है, तो हम इसकी तरफ देखेंगे नहीं, इसके साथ नहीं, इसके 70 खून माफ। ये प्रॉब्लम है और इस चीज लेकिन को देखना पड़ेगा। जी। सर पुलिस चाहे भारत की हो या पाकिस्तान की, अक्सर ये सुनने में आता है कि जो लोग पावरफुल होते हैं, उनकी बहुत खातिर की जाती है। उनके लिए जेल भी एक 5 स्टार होटल ही होता है। आखिर ये चीज़ क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है? सबके साथ एक ही जैसा सलूक होना चाहिए ना, अगर कोई क्रिमिनल है, तो उसको उसी तरह रहना चाहिए, बजाय जैसे आप भी कह रहे हैं कि उसको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई थी। तो आखिर ये पुलिस डिपार्टमेंट में या जेलों में ये सिस्टम खत्म क्यों नहीं होता? ये बचा फरमाया है, लेकिन होना यही चाहिए कि जेल मैनुअल के हिसाब से जेल चलना चाहिए और किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। चाहे कोई एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, जेल गया है तो कैदी की तरह रहे, वीआईपी की तरह नहीं। दिखाई ये पड़ता है कि एक नहीं, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। जो रसूख वाले होते हैं, ये जो पैसे वाले होते हैं, उनके लिए रूल बुक बदल दी जाती है और वो तब्दील हो जाते हैं रूल्स और बाकी जो लॉज होते हैं, और जो औसत आदमी होता है उसके ऊपर सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। वजह यह है, आपने खुद देखा कि मुख्तार अंसारी को ले ले, और मैं कितने ही नाम और गिना सकता हूं जिनको ये सहूलियतें नाजायज दी गई। नाजायज क्यों दी गई? करप्शन और सरकारी उनको थोड़ी सी मार्जिन देना। तो ये सरकारी मार्जिन और जो रिश्वत है, दोनों का एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ सरकार के कहने के ऊपर मुख्तार अंसारी या इस तरीके के माफियाओं को सहूलियत मिलती है। इन लोगों के पास इतना बेशुमार इतनी दौलत है कि ये वहां के मैनेजमेंट को और वहां के छोटे मोटे स्टाफ को खरीद सकते हैं। इनको जो चाहिए, सिगरेट चाहिए, सिगार चाहिए, शराब चाहिए, अय्याशी चाहिए, हर चीज की इंतजाम वो कर देंगे, क्योंकि इनका मुंह पैसों से, रुपए से बंद कर दिया जाता है। ये चीज एक ट्रेजिडी है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सीसीटीवी लगेगा, लेकिन दिखाई ये पड़ता है कि सीसीटीवी काफी कारगर तो है, लेकिन पूरी तरीके से 100% कारगर हो तो मुझे अपने रिजर्वेशन है, क्योंकि 100% अगर कारगर होता तो कम से कम पंजाब में ये चीज ना होती जो कि पंजाब में हुई या और जगह में हुई, कि मछली के तालाब बन गए या बैडमिंटन कोर्ट्स बन गए और बिल्कुल। उसमें डीएम साहब खेल रहे हैं। जी। सर आपका वास्ता पड़ा कभी मुख्तार अंसारी से? जी हाँ, कई बार वास्ता पड़ा। मैं तो आईजी एसटीएफ भी था 5 साल, और आपने एक दरखास्त भी दी थी कि मुझे अंदेशा है कि मेरा कत्ल हो जाएगा। अगर मेरा कत्ल होता है तो मैं शेयर भी करूंगा उसका लिंक आपको। अगर उनका मेरा कत्ल होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर विक्रम सिंह की मानी जाए। तो और इसके पहले एक और दरखास्त उन्होंने दी थी कि मुझे अपनी जान का बहुत सख्त खतरा है और मुझे पूरा अंदेशा है कि मेरा कत्ल हो जाएगा। कत्ल करने वाले नंबर 1 डॉक्टर विक्रम सिंह होंगे। तो इनको ये होता है कि इनके मोडस ऑपरेंडाई है, या तो इनका मुंह बंद कर दो अपने तौर तरीके से डरा के,
डरा के नहीं तो रिश्वत अगर किसी तरह से नहीं आ रहा है, तो उसका मोरल इस तरीके से गिरा दो दरखास्तें दे करके। तो उसमें मेरा जवाब यही था कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मेरा आपको बहुत आसान और मुफीद मशवरा है, कानून के तहत ईमानदारी के साथ कानून की इज्जत करना सीखिए, क्योंकि अगर आपने अपनी हुदूद के बाहर पैर रखा, तो जो हमें अख्तियार मिला है कानून से, हम उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए आपको या किसी और को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और शब्द हमने इस्तेमाल किया न्यूट्रलाइज करने का, इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जो हमारा तकिया कलाम है तफ्तीश का, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके गिरफ्तार किया, बड़ा खूबसूरत शब्द है, गौर कीजिएगा। जी। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी हो रही है, उसमें खींचातानी और हंगामा हुआ, मुनासिब चोट। अब मुनासिब चोट क्या है? वो एक हल्का सा चांटा भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि उनकी हड्डी पसली इतनी तोड़ दें कि उनकी हड्डी टूटने की चरमराहट पड़ोसियों तक को सुनाई पड़े, या गोली भी चल सकती है। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब, और ये 1861 से ये हम लोगों की तफ्तीश का तकिया कलाम है। और इनका मैं समझता हूँ कि सबको इसके बारे में होशियार रहना चाहिए कि ऐसा कोई खिदमत का मौका पुलिस को न दें, क्योंकि पुलिस की खिदमत पुश्तों तक लोग याद रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, और होना भी ऐसे ही चाहिए। मुझे हैरत हो रही थी सोशल मीडिया पे देख के कि कभी मसीहा लिखा जा रहा था, कभी कुछ, और ज़ाहिर है कि क्रिमिनल को इस तरह से पेश किया जा रहा था जिससे बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो रही थी। जी, जी, जी। यकीनन आपकी बात से लोगों को बहुत कुछ समझने का मौका मिला होगा। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो बड़ी मच। मेहरबानी है साहिबा, आपने मौका दिया खिदमत का, फिर हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत ज़रूर। शुक्रिया। थैंक यू सर। जी, थैंक आदाब, अल्लाह यू। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।